हाय एवरीवन, आपका स्वागत है एक बार फिर ईएमएस क्लासेस में। तो दोस्तों, जो श्वसन का जो चैप्टर चल रहा था, जैव प्रकरण में जो श्वसन का चैप्टर चल रहा था, उसमें हम लोगों की जो ये टॉपिक है श्वसन की अवस्थाएं। श्वसन की जो अवस्थाएं के फर्स्ट भाग था, उसमें जो इसका पहला हेडिंग है ए और जो तीसरा हेडिंग है बी। पहला हेडिंग श्वासोच्छ्वास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रीदिंग, और जो दूसरा भाग है बी वाला, उसका गैसीय विनिमय, गैसियस एक्सचेंज। आपको पता होगा कि सांस लेना और सांस छोड़ना ही श्वसन नहीं है, ये ब्रीदिंग के अंतर्गत आता है। सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है और गैसीय विनिमय। तो पहले हम बात करते हैं श्वासोच्छ्वास की। इसमें ऑक्सीजन और CO2 के मध्य लेन देन होता है। जैसे वातावरण में हम ऑक्सीजन वातावरण से ग्रहण करते हैं और CO2 को वातावरण में छोड़ते हैं, तो इसका जो कार्य है यह CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मध्य वातावरण से लेन देन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वातावरण से लेन देन होता है लेन देन की प्रक्रिया ही आपका श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग कहलाती है। और गैसीय विनिमय में आप लोग समझ सकते हैं, गैसों का आदान प्रदान ही गैसीय विनिमय है। आप लोग सिर्फ ये समझिए कि हमें शब्द से ही इसके मीनिंग की पहचान करना है। इसमें श्वासोच्छ्वास अर्थात सांस का आदान प्रदान, क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मध्य लेन देन की प्रक्रिया ही आपका श्वासोच्छ्वास कहलाता है। और गैसीय विनिमय जो होता है, गैसियस एक्सचेंज, जो गैसीय विनिमय होता है यह पौधों में होता है। और जैसे हमारे जो शरीर में ब्लड जो रक्त होता है वह ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अर्थात CO2 गैस को ले आने का प्रक्रिया जो है करता रहता है। कैसे? हृदय के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है और ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। ये प्रक्रिया आपको पढ़ना है परिसंचरण में। तो आप इतना ध्यान रखिए कि गैसों का आदान प्रदान ही गैसीय विनिमय कहलाता है। जो इसका जो पॉइंट बनता है, गैसों का आदान प्रदान ही गैसीय विनिमय कहलाता है। तो आप लोग ये समझिए, गैसियस एक्सचेंज में गैसों का आदान प्रदान ही गैसीय विनिमय कहलाता है। तो जो श्वसन की अवस्थाएं का जो पहला टॉपिक था, श्वसन की अवस्थाओं का जो पहला टॉपिक था वो समाप्त। जो इसका दूसरा पार्ट है आंतरिकी और ऊतक श्वसन। इसमें जो अगला पार्ट है आंतरिकी या ऊतक श्वसन, इनमें ऊतक और आंतरिकी और ऊतक श्वसन, इसमें आंतरिक प्रक्रियाओं के द्वारा और ऊतक के द्वारा वातावरण से गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। इसमें आंतरिकी मतलब अंदर की हमारे संरचना कोशिकाएं हैं, उसके द्वारा और ऊतक के द्वारा वातावरण के मध्य गैसों का आदान प्रदान होता है। आपको सिर्फ ये टॉपिक आपको सिर्फ समझना है कि आंतरिकी और ऊतक श्वसन, इसमें आंतरिक क्रियाएं अर्थात
कोशिकाएं जो क्रिया करती है उसके और ऊतक के द्वारा इसमें गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। यह आंतरिकी और ऊतक श्वसन कहलाती है। जो इसका थर्ड भाग है, इसका जो थर्ड भाग है कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन, आपका कोशिकीय श्वसन है, यह कोशिका के अंतर्गत होता है और इसमें जो रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे कुछ इसमें एंजाइम भाग लेते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और इसमें जो ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये श्वसन की अवस्थाएं समाप्त होता हुआ अब इसका जो नेक्स्ट भाग है पादपों में श्वसन। तो ये आप लोग इतना लिख लीजिए, समझ लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। तो अब हम लोग चलते हैं पादपों की तरफ के पादप कैसे श्वसन की प्रक्रियाएं अपनाते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा पार्ट है पादपों में श्वसन। तो श्वसन की अवस्थाओं में किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा। हम लोग चलते हैं श्वसन की पादपों में श्वसन। आप लोग वीडियो को देखते रहें, लेक्चर को रिवाइज करते रहें, क्योंकि रिवाइज यदि आप लोग करते रहेंगे तो आपको चीज़ें भूलने नहीं पाएंगे। ठीक, आप लोग अपना जो लेक्चर है समय निकाल कर या एक बार देखने के बाद स्पीड बढ़ाकर वही लेक्चर दोबारा 2x पे कर देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो दूसरा पार्ट है ये है पादपों में श्वसन। पादपों में श्वसन, इसका जो इंग्लिश है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। अगर स्पेलिंग में मिस्टेक होती है तो आप लोग समझ लीजिएगा। पादपों में श्वसन, हम लोग बात करते हैं पादप में श्वसन कैसे होता है। आप लोगों ने एक चीज समझा होगा कि पादप में श्वसन करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं। पादप को श्वसन करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं। अगर हम बात करें मनुष्य की तो मनुष्य में श्वसन करने के लिए हमारे जो नोज है ये पाए जाते हैं, नाक पाए जाते हैं। पादप में श्वसन करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है। तो सवाल ये बनता है कि पादप श्वसन करते कैसे हैं। तो इसी के बारे में, पादपों में श्वसन के बारे में हम लोगों ने ये टॉपिक को डिस्कस करने के लिए इसको पादप में श्वसन को समझने का प्रयास करेंगे। पादपों में जो पहला होता है जड़ों द्वारा गैसीय विनिमय। इसका जो पहला हेडिंग है जड़ों द्वारा गैसीय विनिमय। देखिए पादप में जो श्वसन है, पादप दिन रात अपना श्वसन की प्रक्रिया अपनाते रहते हैं। यदि पादप, आप लोगों ने समझा होगा कि पादप के वजह से ही हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। अच्छा एक बात आप लोग बताइए, जो हम लोग वातावरण में सांस लेते हैं क्या हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन को ही लेते हैं कि कुछ मात्रा में हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाता है? ये बात आप कमेंट करके बताइएगा कि प्रत्येक जीव केवल श्वसन के दौरान केवल ऑक्सीजन ही ग्रहण करता है कि कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रहण करता है? क्या हम लोग श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं? यदि यस, यदि हाँ तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं तो भी बताइए। यदि आप लोग ऐसे लिखना कि हाँ हमारे शरीर में ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है, यदि नहीं जाती तो आप लोग लिखिए कि हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाती है। पादप दिन रात श्वसन करते रहते हैं। ये श्वसन जो इसके शरीर में कुछ छिद्र पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, उसके द्वारा ये श्वसन करते रहते हैं। तो पहला हेडिंग है जड़ों द्वारा गैसीय विनिमय।
पादपों में जड़ों द्वारा गैसीय विनिमय भी होता है। जड़ों द्वारा, मूल रोमों द्वारा CO2 को, अर्थात इन्हें CO2 की तो आवश्यकता होती है, जो इनका जो श्वसन की प्रक्रिया है वह मूल रोमों द्वारा होता है। यह मूल रोमों के द्वारा मृदा में प्रवेश करता है, फिर मृदा के रास्ते ही यह वातावरण में फैल जाता है। तो पादपों में जो जड़ों द्वारा गैसीय विनिमय है, यह मूल रोमों द्वारा पहले मृदा में प्रवेश करता है। मृदा में प्रवेश करने के फलस्वरूप ये वातावरण में फैल जाता है। इसे ही जड़ों द्वारा गैसीय विनिमय कहते हैं। और जो इसका दूसरा है तनों द्वारा गैसीय विनिमय, तनों द्वारा गैसीय विनिमय, जो तनों द्वारा गैसीय विनिमय है, कुछ पौधों में तनों के द्वारा भी गैसीय विनिमय होता है। पहले हमने समझा जड़ों द्वारा, हाँ जड़ों के द्वारा भी गैसीय विनिमय होता है। अब कुछ में तनों के द्वारा गैसीय विनिमय होता है। आप लोगों ने कभी न कभी देखा होगा कि जैसे किसी भी पेड़ से लाशा जो निकलता है वह उसका अपशिष्ट पदार्थ होता है। क्या आप लोग ये बताइए कि क्या उसके निकलने के लिए एक विशिष्ट स्थान पादप में दिया गया रहता है कि इसी स्थान से अपशिष्ट पदार्थ अर्थात लाशा निकलेगा? तो आपको ये पता है कि पादपों में विशिष्ट स्थान नहीं दिया रहता उत्सर्जन करने के लिए, ये किसी न किसी भाग से निकल जाते हैं। उसका जो स्थान है निश्चित नहीं रहता, वो किसी न किसी भाग से निकल जाते हैं। उसी प्रकार तनों द्वारा गैसीय विनिमय के लिए तनों में कोई विशिष्ट स्थान नहीं होता गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, लेकिन हाँ इसमें कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। कुछ छिद्र या कुछ जो कह सकते हैं आप छिद्र पाए जाते हैं, कुछ सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा तनों में गैसीय विनिमय होता है। तो आपको दो हेडिंग बताए गए, जड़ों द्वारा गैसीय विनिमय, मूल रोमों द्वारा मृदा में गैसों का आदान प्रदान होता है जिससे मृदा से निकलकर वे वातावरण में फैल जाती हैं। और तनों द्वारा गैसीय विनिमय, तनों में कुछ सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा गैसीय विनिमय होता है। और ये स्थान निश्चित नहीं होते हैं, और ये स्थान जो है अपने निश्चित अवस्था में बनाए नहीं रहते हैं। आज लाशा यदि दूसरे छिद्र से निकला है तो पुनः उसी छिद्र से ना निकलकर संभवतः अगले छिद्र से निकलता है। इसका जो तनों द्वारा गैसीय विनिमय है, इसका जो हेडिंग है वो समाप्त होता हुआ। तो हमने प्रथम हेडिंग पढ़ा जड़ों द्वारा गैसीय विनिमय और द्वितीय हेडिंग पढ़ा तनों द्वारा गैसीय विनिमय। अब जो अगला पार्ट है पत्तियों द्वारा गैसीय विनिमय, इसके बाद पादप का जो श्वसन है, पादप में श्वसन, ये समाप्त हो जाएगा। जो तीसरा है पत्तियों द्वारा गैसीय विनिमय। हमने पत्तियों के बारे में आपको बताया था कि लीफ जो होते हैं दो, थोड़ा बात करते हैं लीफ की, रिवाइज करा देते हैं। पत्ती जो होती है वह दो प्रकार की होती है। एक होता है सरल पत्ती और दूसरा होता है जटिल पत्ती। सरल पत्ती में जैसे आपका सफेदा आ गया, सफेदा और पीपल हो गया, और जो जटिल पत्ती है नीम आदि। जो सरल लीफ है इसका डायग्राम है ये आपका हो गया। सरल लीफ ऐसे रहता है, और जो जटिल लीफ है, नीम की पत्ती आप लोग देखे होंगे, वो कटी हुई संरचना होती है। ये आपका हो गया जटिल लीफ, ये हो गया सरल लीफ। तो अब बात करते हैं पत्तियों में विशेष छिद्र नहीं पाए जाते गैसों के विनिमय के लिए, अर्थात जो पत्तियों द्वारा गैसीय विनिमय है ये दोनों पत्तियों में ही आपको गैसीय विनिमय देखने को मिलेगा। ये जो पत्तियों द्वारा गैसीय विनिमय है ये दोनों प्रकार की पत्तियों में गैसीय विनिमय की प्रक्रिया होती है। जो पहला है सरल पत्ती और जटिल पत्ती, जटिल जैसे सिंपल लीफ और कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लीफ।
तो दोनों पत्तियों में गैसीय विनिमय होता है, इनका भी स्थान निश्चित नहीं होता है कि ये सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं और ये छिद्र निश्चित नहीं पाए जाते हैं। जो पत्तियों द्वारा गैसीय विनिमय है वह सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा होता है और इनका भी स्थान निश्चित नहीं होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये तीनों पॉइंट्स। और पादप में जो श्वसन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ये टॉपिक आपका समाप्त होता हुआ। और अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इसी के श्वसन के ही संदर्भ में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं जंतुओं में श्वसन। तो जो अगला जो हम लोग का हेडिंग है जंतुओं में श्वसन, पादपों में श्वसन कंप्लीट हो गया, जंतुओं में श्वसन। चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले आप लोग पिछला जो लेक्चर उसे अटेंड करते रहें, क्योंकि यदि आप लोग लेक्चर अटेंड करते रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा हेडिंग बाय हेडिंग। जितना हमारे अंदर क्षमता है समझाने का, मैं तो पूरा अपना प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग का भी प्रयास रहेगा तो शायद ये जो हम लोग के द्वारा जो भी कंसेप्ट बताया जा रहा है शायद ये आपको एग्ज़ाम में मददगार साबित हो जाए। मुझे आशा है कि आपको कुछ न कुछ तो इसमें से लिखने का अवसर मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो प्रश्न आता है वह प्रत्येक टॉपिक से निश्चित नहीं होता कि इसे टॉपिक से आएगा कि नहीं, और जब निश्चित नहीं रहता तो आपको तैयारी पूरी करनी पड़ती है। तो अगला है जंतुओं में श्वसन। जंतुओं में श्वसन, रिस्पायरेशन इन एनिमल्स। आप लोग स्पेलिंग मिला लीजिएगा, गलतियाँ हो सकती है। तो जो अगला है जंतुओं में श्वसन। जंतुओं में श्वसन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। जो जंतुओं में श्वसन के लिए जैसे फेफड़ा, जो जंतुओं में श्वसन के लिए जैसे फेफड़ा के बाद आ गया क्लोम आदि। आप लोगों ने समझा कि पादपों में श्वसन के लिए विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं और जंतुओं में श्वसन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं, जैसे नाक, फेरिंक्स। ये सब आगे बताया जाएगा जब मानव में श्वसन आपको पढ़ाया जाएगा। ये तो अभी जंतुओं में श्वसन के बाद तुरंत हम लोग शुरू करेंगे मानव में श्वसन। मानव में श्वसन पढ़ने के बाद हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। और आई होप इसमें 1 या 2 लेक्चर बनेगा जिसमें आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे परिसंचरण, उसके बाद उत्सर्जन, उसके बाद जस्ट मानव में जनन, उसके बाद जैव। देखिए हो सकता है कि परिसंचरण या उत्सर्जन को छोड़कर हम पहले मानव में जनन ही पढ़ा दें, क्योंकि ये जो होता है ये स्कोरिंग चैप्टर है जो स्कोर करता है बोर्ड में। तो चलिए, जैसे जंतुओं में श्वसन में फेफड़ा क्लोम आ गया, यह निश्चित अंग पाया जाता है जबकि ये पादपों में नहीं पाया जाता था। इसके जो विशिष्ट गुण है, इसमें जो विशिष्ट गुण है, इसकी जो स्किन से सांस लेते हैं उसका जो विशिष्ट गुण है, इसका जो ऊपरी परत होता है वह मुलायम होना चाहिए। जो इसका ऊपरी शरीर का ऊपरी परत मुलायम होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए। और जो इसका दूसरा है, यह नमी युक्त होनी चाहिए। जो स्किन है वह नमी युक्त होनी चाहिए, नमी युक्त होनी चाहिए। और जो तीसरा इसका है, यह अपना सतही क्षेत्रफल घटा या बढ़ा सकने में सक्षम होना चाहिए। जो इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बढ़ाने या घटाने में, बढ़ाने या घटाने में
सक्षम होना चाहिए। जंतुओं में शोषण के लिए निश्चित अंग पाए जाते हैं और इसका जो सबसे जो स्किन से सांस लेता है, अर्थात जो अपने शरीर त्वचा से सांस लेते हैं, उनमें इसका जो ऊपरी सिरा है, परत है, मुलायम होना चाहिए और जो परत है, जो इसका ऊपरी सतह है, वह नमी युक्त होना चाहिए और वह क्षेत्रफल को घटाने और बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। तो ये आपका अब हो गया जो जंतुओं में श्वसन का जो टॉपिक था वो आपका। इसके आगे जो टॉपिक है वह है, इसके जो आगे टॉपिक है जलीय प्राणियों में श्वसन। इसका जो अगला टॉपिक है जलीय प्राणियों में श्वसन, इसको यूज करते हैं। आप लोग समझते रहिएगा क्योंकि आप लोग बुक में एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो अगला पार्ट है जलीय प्राणियों में श्वसन, जलीय प्राणियों में श्वसन। जलीय प्राणियों में जो श्वसन करते हैं उनके लिए भी श्वसन करने के लिए एक निश्चित अंग पाया जाता है। जैसे मछली जो होता है, जो मछली होता है वह जल में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करके, वह जो जल में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद उसे अंदर प्रवेश करा लेता है, अंदर प्रवेश कर लेती है। जो मछली होती है ऑक्सीजन लेने के बाद, जल से ऑक्सीजन लेने के बाद से अंदर प्रवेश करके जो श्वसन की प्रक्रिया है उसे पूर्ण करती है। उसके बाद जब मछली में जब ऑक्सीजन यह गीलों में प्रवेश कराने के बाद, ऑक्सीजन को गीलों में प्रवेश कराने के बाद यह रुधिर से ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद और जो और गैसें होती है उसे बाहर छोड़ देती है, अर्थात जल में छोड़ देती है। रुधिर से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती है। तो ये हो गया आपका जलीय प्राणियों में श्वसन। इनमें श्वसन करने के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। मछली जल में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद, अंदर प्रवेश कराने के बाद या गीलों में प्रवेश कराने के बाद रुधिर से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती है और अन्य गैसें को ये जल में छोड़ देती है। और अगला जो हमारा टॉपिक है स्थलीय प्राणियों में श्वसन। जो अगला है स्थलीय प्राणियों में श्वसन, स्थलीय प्राणियों में श्वसन। तो आप लोग इसे रिवाइज करते रहें क्योंकि ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। यही स्थलीय प्राणियों के श्वसन के बाद हम इस जो लेक्चर है इसे समाप्त कर देंगे। स्थलीय प्राणियों में श्वसन। स्थलीय प्राणियों में श्वसन में ये इनके अंदर भी श्वसन के अंग पाए जाते हैं, निश्चित अंग पाए जाते हैं। श्वसन के लिए अंग पाए जाते हैं, श्वसन के लिए अंग पाए जाते हैं और इनमें भी गैसों का आदान प्रदान होता रहता है वायुमंडल के मध्य में।
ऑक्सीजन को ग्रहण करना, CO2 को छोड़ना, या CO2 को ग्रहण करना, ऑक्सीजन छोड़ना, ये प्रक्रिया चलती रहती है पादप जंतु में। तो स्थलीय प्राणियों में इसमें श्वसन के लिए अंग पाए जाते हैं, और इनमें प्रत्येक अनेक प्रकार से श्वसन के लिए अंग जो है, जैसे मेढक 3 तरह से सांस लेता है। तो आप लोग इसमें स्थलीय प्राणियों में समझें कि इनके अंदर भी श्वसन अंग पाए जाते हैं। ये ऑक्सीजन को ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और इसके बारे में इतना ही था। हम लोग समझेंगे कि प्रत्येक जीव कैसे सांस लेते हैं, मछली कैसे सांस लेती है। मेढक 3 स्टेप में सांस लेता है। जब वह प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था में वह कैसे कैसे सांस लेता है, उसके बारे में बताया जाएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये टॉपिक नहीं समझ में आया होगा। बस इसमें एक टॉपिक और रह गया है कि कैसे प्रत्येक जीव सांस लेते हैं, उसको मैं बताकर इस लेक्चर को एंड कर दूंगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो जैव प्रकरण का जो श्वसन का अगला जो लेक्चर है वो अगले क्लास में आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में श्वसन के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।